Hello friends, welcome back again my YouTube channel PD Physics Divana Classes and today's we are discussing about to the organic chemistry. This is the lecture number 3. दोस्तों ये lecture number 3 है. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था अल्कलाइल ग्रुप क्या होता है, व्हाट डू यू मेंट बाय अल्कलाइल ग्रुप. उसके बारे में पूरा वो लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि वो होता क्या है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन क्या होता है, वो हमने पूरा डिस्कस किया था. और कुछ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के भी बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, और उसमें एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर के भी बारे में बात किए थे. और फिर हमने देखा था जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले की बात किया था, उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है. और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है. और विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मैं आज बता देता हूं कि इन दोनों में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा. लेकिन इससे पहले मैं आपको ये एक और चीज बात बता देता हूं कि आज की वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है. दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड है हमारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी हम कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसे हमें पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह है. जितना अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेंगे और जितना उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उतना ही हमारा क्या होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर और अच्छे से हर चीज सिस्टमेटिक बेसिस पे समझ में आते जाएगा. हर एक स्टेप वाइज समझ में आएगा. हर एक जैसे स्टेयर चढ़ते हैं हम, कोई भी सीढ़ी चलते हैं स्टेप वाइज, वैसे हमें इसमें स्टेप वाइज चढ़ना है. ये नहीं कि इधर है नीचे और छलांग मार दिया ऊपर, मतलब हम इस पे है. अभी हमें यही नहीं पता कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन क्या होता है, हम चले गए नेमिंग क्लिएचर पे, और वो भी अच्छे से नहीं पता कि लोएस्ट रूल क्या होता है, लोएस्ट सम रूल क्या होता है. हम धीरे धीरे स्टेप वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना. और इसमें कॉमन नेमिंग के भी बारे में पढ़ेंगे कि दोस्तों जो कॉमन नेमिंग कैसे होती है. जैसे अगर आपका घर पे कुछ भी नाम हो, ठीक है, अमन चमन रोमन या चौनपरास कुछ भी नाम है, ठीक है ना, कुछ भी नाम आप समझ ले एज यू लाइक, ठीक है ना. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो कॉमन नेमिंग है उसमें एक क्या होता है, ये सिस्टमेटिक बेसिस पे बेस नहीं होता. इट इज नॉट बेस्ड एंड इट इज नॉट फॉलोड एनी सिस्टमेटिक बेस, ठीक है ना. जैसे क्या होता है कि IUPAC नेम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बेस होता है, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक बेस और कोई रूल्स नहीं होते, ठीक है ना. ये सबको हमें बेसिक से म्यूचुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है. और जो कॉमन नेमिंग होती है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा जा सकता है, या कोई प्लेस के नाम हो, ठीक है ना, या कोई सोर्स का नाम हो. तो इन सबको हम धीरे धीरे एक एक प्रेफरेंस पे देखेंगे. तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इधर क्वेश्चन है हमारा कि विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पूछ सकता है आपका. तो इधर लिख लेना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज, क्योंकि दोस्तों इसमें जो S और P कैरेक्टर होता है ना, दोनों दोस्तों क्या होता है मैं इधर बता दूं. इसमें जो S और P कैरेक्टर होता है ना, sp हाइब्रिडाइज्ड, इसमें S कैरेक्टर 50% होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और P कैरेक्टर भी 50% होता है. लेकिन हम एज कंपेयर S2 हम करें, अगर हम सिंगल बॉन्ड वाला कंसीडर करते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसमें जो S कैरेक्टर होता है वो 33.33% होता है और P कैरेक्टर कितना होता है 66.67% के अप्रोक्स में होता है. तो ये वाला जो म्यूचुअल डिफरेंस है आप बढ़िया से प्रेफरेंस रखो, अपने दिमाग में क्या करो, एडजस्ट करो, फिट करो, फीड करो. तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, अपने दिमाग में फिट करना है, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो ये ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है ना, कि इसका बताओ ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ठीक है ना. ये तो भाई दोस्तों आपको भी पता होगा, sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना. और मैं एक बात कर, जो डबल बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूं वो कितना होता है, 25% ऑफ S कैरेक्टर होता है. P कैरेक्टर कितना परसेंट होता है, P कैरेक्टर दोस्तों 75% होता है. तो ये म्यूचुअल डिफरेंस है इन तीनों के बीच में जो मैंने आज बता दिया. ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज बिकॉज S एंड P कैरेक्टर इज 50%. दोस्तों क्योंकि इसके पास S और P कैरेक्टर कितने परसेंट है, 50%. तो आप लिख सकते हैं इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पाई जाती है. और मैंने पिछले वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन कराया, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है ना. मिक्स मत करना बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ. चलो दोस्तों आज की वैसे वीडियो शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बढ़िया तरीके से हमें हर चीज़ क्लियर करना है, ठीक. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें अभी के प्रेफरेंस में अगर देखें तो हमें क्या पढ़ना है. तो मैं बात करूँगा कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में देखेंगे. तो इट इज़ ऑफ
इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो हमारे पास कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है कॉमन नेमिंग, पहला है कॉमन नेमिंग और दूसरा है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग दोस्तों, जो हमारा कॉमन नेमिंग है ना, एक तरह पालतू समझ लो। पालतू मतलब जो आपका घर पे नाम हो, मैंने अभी बता दिया, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, मतलब जो आपका NDA वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, SSC वाला होता है ना, उसमें पूछ देता है कि IUPAC का कॉमन नेमिंग क्या है, ठीक है? नहीं सॉरी, IUPAC का जो फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये वाला याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि कुछ रूल्स, जो कि कोई रूल्स क्या करता है, डेवलप करता है, एस्टेब्लिश करता है, जिसे पूरे वर्ल्ड वाइड में प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है ना, IUPAC का क्या वर्क है, ये सब बच्चों वाली बात है, क्योंकि मैं ये 10th 9th में आपको पूरा बता दिया जाता है। अब बात हम लोग कर लेते हैं किसके बारे में? कॉमन नेमिंग के बारे में, कि जो कॉमन नेमिंग है ना वो कैसे होता है। कॉमन नेमिंग में लिख लेता हूँ इधर स्टार मार डाल के, इट इज नॉट बेस्ड एंड फॉलोड एनी सिस्टमेटिक बेसिस लिख सकते हो, ठीक है? और दोस्तों ये दूसरा क्या है, मतलब इसका नाम किस पे धरते हैं हम, ये लिख लेना, प्लेस के ऊपर नाम धर सकते हैं, साइंटिस्ट्स के ऊपर नाम धर सकते हैं। और तीसरा कौन सा है? और मैंने आपको कहा था प्लेस साइंटिस्ट हो गया कोई, या फिर उसका सोर्स जो है उसके ऊपर नाम धर सकते हैं, मतलब वो किस सोर्स से आ रहा है उसके ऊपर नाम, प्लेस के ऊपर नाम धर सकते हैं, ठीक है? साइंटिस्ट के ऊपर नाम धर सकते हैं, ठीक है? जैसे जॉन डाल्टन वगैरह हो गया, इसके ऊपर कुछ नाम धर दिया, ठीक है ना? फिर रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ओके, जो हमारा बोर्स-ब्यूरी रूल है, तो उसके ऊपर उन्होंने अपना रूल ही धर दिया, जो हमारा था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है उसमें, ठीक है ना? और जो हमारा ये उसके संग संग वो भी था हमारा, क्या कहते हैं उसे, हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल्स था, जिसमें हमने पूरा रूल्स पढ़ा था। अबाउ रूल्स क्या होता है, ठीक है ना? अबाउ रूल्स, पॉलिस एक्सक्लूजन रूल, हंट्स रूल, ठीक है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन सब में हमने देखा था। तो इन बात को याद रखने का। अब कॉमन नेमिंग चल रही है और मैं आपको फिजिकल में ले जा रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। कॉमन नेमिंग है, ठीक? और कॉमन नेमिंग में जो हमें पढ़ना है मेन, तो अगर मैं बात कर दूँ CH3OH की, ये एल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में ये एल्कोहल ग्रुप है। दोस्तों अगर वीडियो बीच में कट जाए तो ये मत समझा मैंने जानबूझ कर काट रखा है, क्योंकि स्टोरेज आजकल भर जाता है, आपको भी पता होगा, मैंने बहुत बार वीडियो में डिस्कस कर रखा है, और डिस्क्लेमर तो नहीं देता लेकिन डिस्कस कर देता हूँ। दोस्तों जो CH3OH है ये क्या है? ये मिथाइल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक एल्कलाइल ग्रुप है, जो कि जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, CnH2n+1 होता है, ठीक है? तो ये मिथाइल ग्रुप है, और ये इसके संग फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ गया है। OH को हम अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं, अल्कोहल मतलब ओल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना? ओल ग्रुप मतलब क्या हुआ? ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, क्योंकि इसे, और हम इसे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह देते हैं, ठीक है? हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कह देते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक संग आ रहे हैं, ठीक है? दोनों एक संग कंबाइंड हो रखे, पकड़ रखे एक दूसरे को, इसलिए हाइड्रोक्सी और अल्कोहल भी ग्रुप कह देते हैं। और अल्कोहल होता है ना, ये पीछे ओल लग जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। एल्डिहाइड के पीछे अल लग जाता है, ठीक है ना? इन सबको मैं अभी बताऊंगा, और मिथेनोइक, प्रोपेनोइक, उन सबको भी बताऊंगा। लेकिन CH3 ये क्या हो गया? मिथेनॉल, ठीक है? मिथेनॉल हो गया। फिर C2H कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है? C2H5OH इथेनॉल हो गया। फिर C3H कितना हो जाएगा? 7OH प्रोपेनॉल हो गया। तो ये सब बातों को बहुत बढ़िया प्रेफरेंस में याद रखना। और दोस्तों इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना आगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अब प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम कोई भी एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स में और जो सफिक्स में है, मतलब प्रीफिक्स के कितने पार्ट है, सफिक्स के कितने पार्ट है। वर्ड रूट तो आप लोग जानते होंगे, मैंने कराया था, एथ, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ये सब कराया था, ठीक है? तो इन सब का ये प्रोपेनॉल है, ठीक?
तो ये वाली जो चीज़ थी प्रेफरेंस ऑर्डर, ये पूरा बढ़िया से याद कर लेना। तो दोस्तों कॉमन नेमिंग में यही होता है कि हमें कुछ दे दिया जाता है, कोई ग्रुप फंक्शनल, उसे पीछे लगा देना होता है और कुछ नहीं होता, ठीक। कॉमन नेमिंग दोस्तों तो मैंने यूं ही करा दिया था, वैसे पूछता नहीं है कॉमन नेमिंग, लेकिन आपको मेन जो करना है ना IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो जब क्वेश्चन आएगा ना, मैं कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग का एक सीरीज़ भी लाऊंगा, बस थोड़ा और दिन वेट कर लो, क्योंकि 30-40 मिनट का वीडियो लाऊंगा ही ज़रूर, कि एक एक चीज़ में क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे। तो IUPAC नेमिंग में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है कि हमें सबसे पहले पढ़ना है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इससे पहले हमें क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। इससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करा दूं, क्योंकि इससे पहले हमें जो क्लियर करना था वो था फंक्शनल ग्रुप, कि हमारा फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम डिनोट करेंगे। दोस्तों जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, किसी भी कंपाउंड में जुड़कर क्या करता है कि उस चीज़ को एक अलग ही सिनेरियो में ले जाता है, ठीक। मैं एक प्रेफरेंस ऑर्डर भी पहले मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं। दोस्तों जो होता है, हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर सेकंड में डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ब्रांचेस की तरह समझ सकते हो आप, ब्रांचेस, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो ऐसा मैं क्लियर कराऊंगा कि आप भी कहोगे हाँ, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है। ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर है। और फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारा O होता है, इसे ईथर ग्रुप कहते हैं। ईथर ग्रुप, जो ऑक्सीजन होता है जब सिंगल आ जाए तो ईथर ग्रुप होता है। जब OH आ जाए, ठीक, OH आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, OH आ गया तो ये इसे आप लोग कह सकते हैं एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप हो गया। इसके बाद CN जो अब आता है आपका, तो नाइट्राइल ग्रुप। इसके बाद कौन सा, इसके बाद CHO। CHO को क्या कहते हैं, आपको याद है जब 10th क्लास में आपने पढ़ा था CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और फिर COOH, COOH को क्या कहते हैं, ये तो COH था, अब COOH को, ठीक है, ये CHO था, और COOH को इसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद क्या आता है आपका, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे, तो फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इन सब फंक्शनल ग्रुप को हम पहले लगाते हैं, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आता है ना कि एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे यूज करते हैं, इन्हें पीछे लगाते हैं, किसी भी वर्ड रूट के बाद आते हैं, ठीक है। तो इन्हें सफिक्स कहते हैं, जो वर्ड रूट के बाद आते हैं। जो वर्ड रूट के पहले आते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, वो भी कराएंगे। पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप है। कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, ईथर ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। और भी दोस्तों मैं कुछ ग्रुप्स के नाम बता देता हूँ आपको। ईस्टर ग्रुप, आपको ईस्टर ग्रुप भी लिखवा देता हूँ, COOR, ठीक, COO होता है R, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर और ईथर में कंफ्यूज मत होना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक और ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ थे हमारे ग्रुप्स जो कि अभी आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना हमेशा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी हमारे हेलोजेंस होते हैं वो भी एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ किए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखो। मैं वीडियो देख रहा था कि बन रहा है ना भाई, हाँ चलो भाई बन रहा है, नहीं तो क्या हुआ था, कल कट गया था, तो इसके ऊपर क्या हो जाता है ना, थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ ना, जो आपको अभी लिखवाया था सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उससे पहले और भी कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ना कि अब एग्जाम में जाए फंस जाए, नहीं। जो सिंगल कार्बन होता है ना, सिंगल कार्बन होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा होता है। सिंगल दोस्तों होता क्या है, अब मैं बता देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। जब भी कोई आपका बॉन्डेशन होता है ना, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में, समझो सिंगल बॉन्ड है, जब भी सिंगल बॉन्ड आती है तो वो उधर सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर डबल बॉन्ड आती है ना तो एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आती है तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो सिंगल है,
हर चीज़ में सिंगल चलता है, लेकिन पाई बॉन्ड ये वेरी करेगा, इन्हीं दो में वेरी करेगा और इससे तो ज़्यादा कार्बन बनाता नहीं है बॉन्ड, ठीक है ना। 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, आपको पता ही है। तो और दोस्तों इसमें होता क्या है, और भी इसमें कुछ आपको बता दूं कि जो आपका ये वाला चीज़ होता है ना, सिग्मा फिर पाई बॉन्ड, ये इसी के लिए नहीं है, इस साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी है। साइक्लिक कंपाउंड को क्या कहते हैं, ए साइक्लिक कहते हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एक ए साइक्लिक होता है। ए साइक्लिक वो अलग सिनेरियो के लिए यूज होता है, एलिसाइक्लिक जिसे हम क्लोज्ड चेन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्लोज चेन ए साइक्लिक, और जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड क्यों कहेंगे दोस्तों, जैसे बेंजीन का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये कुछ बेंजीन ऐसे बनता है, और दोस्तों जो ये बेंजीन है ना, अब बेंजीन में अगर आ जाए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आप क्या करोगे, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, ठीक, 6 सिग्मा है, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड कितने हैं, आप ऐसे डिनोशन करोगे। अब पाई बॉन्ड बताओ भाई, इसमें तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड कितना आता है, याद करो भाई, अभी मैंने इधर बताया वैसे इसमें भी करना है, इसमें कुछ नहीं है, ये समझ लो इधर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है, एक पाई, मतलब सिग्मा बॉन्ड टोटल 6 है आपके, पाई बॉन्ड टोटल 3 है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। जो ये अपना बेंजीन है, ये मैंने 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये ज़्यादा मोर एक्यूरेट माना जाता है स्ट्रक्चर बेंजीन का, इसीलिए आप 0 भी ना भी लगाएं फिर भी ये सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जिसकी होती है वो 0 वाले की होती है, ठीक है ना, 0 मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी होती है। तो दोस्तों देखता हूँ वीडियो बन रही है ना, हाँ भाई वीडियो बन रही है। अब दोस्तों हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसे मैंने लिखा था, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमें क्या सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब अगर मैं इधर कोई कंपाउंड लिख लूँ, ठीक है, CH3, अगर समझो मैंने लिख लिया एल्केन का ही ले लेते हैं,